Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. Students, I have been teaching to students of economics honors here at Prime Academy since 1996. अभी 2026 हो गया तो 30 साल हो गए. ये वेबसाइट डेवलपर को बोलना पड़ेगा सर अब इसको आप 25 की जगह 30 कर दीजिए. तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ इंटरमीडिएट मैक्रो इकोनॉमिक्स 1 फॉर बी इकोनॉमिक्स ऑनर सेमेस्टर 3 का सिलेबस करिकुलम. मैं इस लेक्चर में बताऊंगा आपको कि हम अपनी कोचिंग में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, इस कोर्स का लेटेस्ट सिलेबस क्या है और इसका एग्जाम पैटर्न क्या है. एग्जाम पैटर्न इंटरेस्टिंग है, लास्ट में आएगा, उसको देखिएगा वहां पे. देखिए ये जो सिलेबस है इको ऑनर सेम 3 का यूजीसीएफ सिलेबस है, 2024 में डीयू ने इंट्रोड्यूस किया और 23 में इंट्रोड्यूस करा और तब से लेकर अब तक कोर्स में कोई सिलेबस में चेंज हुआ नहीं. जो सिलेबस तब दिया था वही चल रहा है. ठीक है, मैं आज डेट है 29 ऑफ जून 2026 जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ. अभी रिकॉर्ड करने से ठीक 2 मिनट पहले मैं ड्यू की वेबसाइट पे गया, चेक किया, अभी तक कोई अपडेट नहीं आया और चांसेस कम है कि सिलेबस में चेंजेस होंगे. अगर हुआ भी तो कोई एक आध टॉपिक प्लस माइनस होता है, एडिशन डिलीशन, उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने लेक्चर्स को एडजस्ट करते हैं जब सिलेबस में चेंज आता है. तो फिलहाल कोई चेंज अभी नहीं है. ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि ये जो वेबसाइट है आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे. हमारी वेबसाइट है primeacademy.in. वहां पे आप जाएंगे तो मेन्यू ऑप्शन में यूजी कोर्सेज में आएंगे. यूजी कोर्सेज के अंदर इको ऑनर्स में चलेंगे और यहाँ से आपको सेमेस्टर 3 पे जब क्लिक करेंगे तो इस पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ में था. और यहाँ से फिर आपको लिंक मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के. जैसे मैं मैक्रो की बात कर रहा हूँ आज, तो यहाँ माइक्रो है, मैक्रो है, और मैं सेमेस्टर किसी और सेमेस्टर में आ गया, सेमेस्टर 1 में आ गया शायद. रुकिए, मुझे ठीक से जाना पड़ेगा. ये इको ऑनर्स और ये सेम 3. हाँ जी, ये सेमेस्टर 3 में लेकर आ जाएगा आपको. यहाँ से आपको सेम 3 में जो 3 कोर सब्जेक्ट्स हैं, इंटरमीडिएट माइक्रो 1, इंटरमीडिएट मैक्रो 1 और एडवांस्ड एमएमई, इसमें से जिसके बारे में भी चाहें सब लिंक्स लगे वहां से जा सकते हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिंक्स भी जा सकते हैं. मैं आज बात कर रहा हूँ मैक्रो की, तो यहाँ पे जो बीच में प्लीज क्लिक हियर फॉर कोर्स डिटेल्स, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इस वेब पेज पर जिसमें मैक्रो की सब डिटेल्स आपके पास हैं. सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हम लोग आपको बताएंगे कि हम अपनी कोचिंग में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं. ये मैंने क्विक लिंक्स लगाए हैं, अगर आप डेमो पे जाना चाहें यहाँ क्लिक करेंगे, आप डेमो लेक्चर से पहुंच जाएंगे. डेमो लेक्चर देखने के बाद ये जो नीचे येलो राइट साइड में आ रहा है एरो ऊपर की तरफ, इस पर क्लिक करके वापस आ जाएंगे अपनी जगह पे. और इस तरह से आप वेबसाइट पे मूव कर सकते हैं सभी जगह पर. पीडीएफ नोट्स, एग्जाम पैटर्न, कोर्स स्ट्रक्चर, मॉक टेस्ट, फी डिटेल्स, पीवाईक्यूज, कोर्स परचेज, सबके लिंक्स लगे हैं, वहां जा सकते हैं. सबसे पहली बात मैं डिस्कस जो करूं कि आपको हम लोग अपनी कोचिंग में क्या प्रोवाइड करते हैं. जैसे बार बार ऐसे बहुत सारी वीडियोस में बनाता हूं ताकि बच्चों को अवेयरनेस रहे कि क्या क्या हम लोग प्रोवाइड करने वाले. देखिए, हम लोग सबसे पहली चीज प्रोवाइड करते हैं वो है फुल कोर्स वीडियो लेक्चर्स. हम अपनी कोचिंग में आपको पूरे सिलेबस के हर एक पार्ट के वीडियोस प्रोवाइड करते हैं. अब वीडियोस में क्या मिलता है, सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट डिस्कस करते हैं, कंसेप्ट बिल्डअप करते हैं, कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं जहां से कंसेप्ट शुरू हो रहा है, एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक जाते हैं. एडवांस से कुछ स्टेप आगे चले जाते हैं क्योंकि हम ये मानते हैं कि बच्चा जब इको ऑनर्स कर रहा है तो उसको आगे टारगेट भी होगा, शायद वो मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स करना चाहेगा या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए जाना चाहेगा, तो हम बहुत सी आगे की बातें भी बता देते हैं. मगर ये बताते हैं कि ये आपके फिलहाल के कोर्स का पार्ट नहीं, फ्यूचर के लिए आपको बता रहे हैं. तो वीडियो लेक्चर में आपको एडवांस बेसिक से लेकर एडवांस तक सब चीजें मिलती हैं. कंसेप्ट के वीडियोस मिलते हैं. कंसेप्ट के अलावा आपको अब तो एमसीक्यूज भी मैक्रो में पूछता है. मैं तो बहुत पहले से बोलता हूँ एमसीक्यू होने चाहिए मैक्रो में, अब एमसीक्यू पूछता है, अच्छी बात है. एमसीक्यूज के वीडियोस मिलते हैं. इसके अलावा आपको जो थ्योरी क्वेश्चन है उनके सोल्यूशन के वीडियोस मिलते हैं. इसके अलावा न्यूमेरिकल जो आते हैं उसके सोल्यूशन के वीडियोस मिलते हैं. तो हर एक टॉपिक का आपको अलग अलग वीडियो मिलेगा. बच्चे अक्सर पूछते सर वीडियो की ड्यूरेशन क्या होगी, 1 घंटे का होगा, आधे घंटे का होगा. भाई देखो, 5 उंगली बराबर नहीं होती ना, ऐसे हर टॉपिक बराबर नहीं होता. कोई टॉपिक बड़ा है, कोई छोटा है. किसी किस टॉपिक में एक एक टॉपिक को पढ़ाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, किसी टॉपिक को पढ़ाने में आधे घंटे में खत्म हो जाता है. तो वो तो डिपेंड करता है टॉपिक की स्ट्रेंथ कैसी है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वीडियो की ड्यूरेशन होती है. लेकिन हम आपको पूरा थ्योरी का जो पोर्शन है डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं. रीडिंग के बैक क्वेश्चंस के आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलते हैं, आपको पीवाईक्यू के सॉल्यूशन मिलते हैं और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलते हैं वीडियोस में, थ्योरी क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते हैं, एमसीक्यूज के सॉल्यूशन मिलते हैं. बहुत सी बातें लिखी भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं यहाँ पे आपको. एमसीक्यूज के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. ठीक है, इसके अलावा आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स. पीडीएफ नोट्स क्या होते हैं,
देखिए हमने चैप्टर वाइज चैप्टर नोट्स बनाए, उसमें चैप्टर समरीज हम लोग इंक्लूड करते हैं। उसके अलावा जो लास्ट जिसमें मैंने कहा मैं 1996 से डीयू के बच्चों को पढ़ाता हूं, तो अब ये जो कंटेंट है, देखिए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कोर्सेज चेंज होते रहते हैं, ठीक है। मगर डीयू में क्या होता है, कुछ बुक्स ऐसी हैं जो डीयू को बहुत प्रिय हैं, बहुत प्यारी हैं, वो कभी चेंज नहीं होती, उनके टॉपिक भी चेंज नहीं होते। तो उनके क्वेश्चन जो आज से 20 साल पहले आते थे वो आज भी हमने नोट्स में लिखे हैं, क्योंकि वो फिर से आ सकते हैं। बुक ही चेंज नहीं करी डीयू ने, अगर जब तक बुक चेंज नहीं होगी तब तक वो क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है। तो जितने पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हैं वो हमने चैप्टर्स के अंदर इंक्लूड किया, दिखाऊंगा अभी आपको पीडीएफ खोल के, चैप्टर के अंदर इंक्लूड मिलते हैं आपको, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर के एंड में समरीज के बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज और थ्योरी क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम जब आप कोर्स कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक लिस्ट आपको देते हैं कि ये आप इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। बच्चे अक्सर इंपॉर्टेंट की डिमांड ज्यादा करते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आपको इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। इंपॉर्टेंट सिर्फ रिवीजन के लिए आपको यूज करना चाहिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो स्कोर अच्छा नहीं होगा, क्योंकि देखो ये तो पॉसिबिलिटी पे बेस्ड है ना, कि भाई इसके आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और 100% पॉसिबिलिटी तो कभी नहीं हो सकती। तो बाई चांस हमने जो इंपॉर्टेंट दिया उसके बाहर कुछ आया तो स्कोरिंग इफेक्ट होगी। इसलिए मेरा मानना है कि आपको पूरा कोर्स पढ़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट को सिर्फ रिवीजन के काम में लाना चाहिए। खैर हम इंपॉर्टेंट प्रोवाइड करेंगे आपको। अब जब आप पढ़ लेते हैं, जब आपने टॉपिक से पढ़ना स्टार्ट किया, मान लीजिए आपने पहला टॉपिक जो है लेबर है, लेबर पढ़ना स्टार्ट किया, आपने वेज सेटिंग रिलेशन पढ़ा, आपने प्राइस सेटिंग रिलेशन पढ़ा, और अब वेज सेटिंग क्योंकि कंसेप्चुअल टॉपिक है, कंसेप्चुअल है, तो आपको लग रहा है सर मैंने वीडियो पढ़ ली, लेकिन मेरे को एक दो बातें पूछनी है आपके साथ, कैसे पूछूं? उसके बहुत सारे रास्ते हैं। सबसे एफिशिएंट और एप्रोप्रिएट जो रास्ता है वो है लाइव ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग लाइव क्लास कंडक्ट करते हैं, लाइव क्लास का लिंक आपको मिलता है, जितने बच्चे भी सेम 3 में हमारे पास एनरोल्ड हैं सबको लाइव क्लास का लिंक जाता है। उस लाइव क्लास के थ्रू आप ज्वाइन करते हैं, आपकी जो भी क्वेरीज है 1 to 1 हमारे साथ डिस्कस करते हैं। मैं पर्सनली लाइव क्लास लेता हूँ, किसी और टीचर को नहीं साइन करता कि आप लाइव क्लास लो, मैं नहीं ले रहा, मैं ही खुद लाइव क्लास लेता हूँ और मैं ही आपकी क्वेरीज को आंसर करता हूँ। ऐसा नहीं करता कि पढ़ा तो मैं रहा हूँ और डाउट लेने किसी और को भेज दे, जाओ भाई तुम डाउट सॉल्व करके आओ, नहीं, क्योंकि मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया है, मेरे को पता है मैंने क्या पढ़ा है, बच्चा क्या पूछना चाहता है, इसलिए मैं खुद ही लाइव सेशन लेता हूँ, ठीक है। तो 1 to 1 आपकी जो भी क्वेरीज होंगी वो लाइव सेशन में सॉल्व करता हूँ। इसकी फ्रीक्वेंसी है ट्वाइस वीक लिखी, मगर ये बढ़ भी सकती है सर, ये डिपेंड करता है कि आपके कितने डाउट्स हैं। अगर बच्चे के डाउट ज्यादा तो हम डेली भी क्लास कंडक्ट कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कितने डाउट बच्चा पूछ रहा है। तो एक और सबसे एफिशिएंट रास्ता तो ये है। एक और रास्ता है वो है व्हाट्सएप। व्हाट्सएप पे क्या होता है, बच्चा हमें क्वेरी भेज देता है। मैंने देखा कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं सर हम लाइव सेशन में नहीं आ सकते, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस, उनके रीजंस हैं, तो जस्ट मैं अभी डिस्कस नहीं करूंगा रीजंस क्या है, मगर वो कहते हैं सर लाइव सेशन में नहीं आना चाहते, आप हमारे को व्हाट्सएप पे आंसर कर दो, कर देते हैं। आपने एक क्वेरी भेजी तो मैं या तो अगर न्यूमेरिकल है तो सॉल्यूशन लिख के आपको भेज दूंगा, या फिर उसका एक वॉइस नोट बना के आपको भेज दूंगा, ठीक है, या फिर कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं, भाई अब लाइव नहीं आ रहे तो कॉल पे डिस्कस कर लेते हैं। एक और रास्ता है हमारे पास, वो है ऑनलाइन डिस्कशन फोरम। हमने अपनी वेबसाइट में क्या किया है, अब सब बच्चों के लॉगिन अकाउंट के अंदर डिस्कशन फोरम बना के दिए। ये चैट बॉक्स है बेसिकली, इसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, ऑडियो अपलोड कर सकते हैं। जो आप अपलोड करते हैं वो एक कम्युनिटी है। कम्युनिटी कौन से बच्चों की, जो सेमेस्टर 3 में एनरोल्ड है हमारे पास, उन सबको आपका मैसेज नजर आता है कि हाँ इस बच्चे ने ये पूछा है। अब वो भी उसके ऊपर अपनी कोई प्रतिक्रिया, कोई रिएक्शन दे सकते हैं अपना, उनको लगता है ये इसका आंसर मुझे पता है सर, मैं सर से पहले मैं आंसर दे देता हूँ, वो भी आंसर कर सकते हैं। या जब आपने पूछा, हो सकता है दूसरा बच्चा सोचे अरे भाई इसने पूछा, मुझे तो बात ध्यान ही नहीं आई ये वाली, अच्छा हुआ इसने पूछ लिया, तो वो भी वेट करते हैं सर आंसर करेंगे। जब आप कुछ वहां पे पोस्ट करते हैं, मेरे पास उसकी नोटिफिकेशन आती है, मैं वहां पे रिप्लाई करता हूँ। तो 2-3 रास्ते हम लोग डाउट्स के लिए अडॉप्ट करते हैं। लाइव सेशन मुझे लगता है सबसे बेहतर रास्ता है, लेकिन उसके अलावा भी और मैकेनिज्म्स हैं। अब क्योंकि डी यू में मैक्रो में एमसीक्यू टेस्ट शुरू का सेक्शन है जो है 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। मैं अभी एंड में आपको एग्जाम पैटर्न डिस्कस करूंगा। 15 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स यानी 30 मार्क्स, 90 में से 30 मार्क्स, 1/3 पेपर एमसीक्यू का आता है। अब तो हमने एमसीक्यू टेस्ट यहाँ पे लगा के दिए। हम मॉक टेस्ट 3-4 लेवल पे आपके साथ डिस्कस करते हैं। एक तो क्या है, हमने हर चैप्टर के अंदर एमसीक्यू टेस्ट लगा दिए। चैप्टर कंप्लीट करिए आप, उसका एमसीक्यू टेस्ट जो भी लगे हैं, 2, 3, 4 जितने लगे हैं वो सब वहां पे अटेम्प्ट कीजिए। बच्चा कहता है सर आपने तो 4 टेस्ट लगाए थे, मैंने चारों कर लिए, मैं और करना चाहता हूँ। हम और टेस्ट लगा देंगे, एक दिन का टाइम लेंगे आपसे, और टेस्ट लगा देंगे वहां पे आपके अकाउंट के अंदर, आप और अटेम्प्ट कीजिए। तो पहला तो है मॉडल एमसीक्यू का। दूसरा, सर एमसीक्यू तो मैंने कर लिए, अब मैं सब्जेक्टिव पेपर अटेम्प्ट करना चाहता हूँ। उसमें हम लोग आपको ऑप्शन देते हैं, आप चैप्टर वाइज चाहें हम आपको चैप्टर वाइज टेस्ट बना के देते हैं,
आप कहें सर यूनिट वाइज टेस्ट देना, यूनिट वाइज बना के देते हैं। आप कहें सर अब मेरा कोर्स पूरा हो गया, मैं पूरे कोर्स का टेस्ट देना चाहता हूँ, पूरे कोर्स का टेस्ट बना कर देते हैं। फिर आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, अटेम्प्ट करने के बाद उसको आप सॉल्व करके उसकी फोटो खींच के, मैंने अगर आपने कहा सर मेल कीजिए, हम मेल करते हैं, आपने कहा व्हाट्सएप कीजिए, हम व्हाट्सएप करते हैं। तो जो मीडियम आपने कहा हमने क्वेश्चन पेपर आपको भेजा, उसी मीडियम से फिर आप सॉल्यूशन करके, सॉल्यूशन को फोटो खींच के क्लिक करके उसको मुझे भेजते हैं व्हाट्सएप पे या मेल पे। मैं उसको पर्सनली चेक करता हूँ, उस पर अपने रिमार्क्स लिखता हूँ, बताता हूँ ये सही है, ये गलत है, इस आंसर में आपको ऐसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स बता के उसकी फोटो खींच के वापस हमारी टीम आपको मेल या व्हाट्सएप कर देती है। उसके इवेल्युएशन करके मार्क्स देख के आपको डिस्कस कर देती है। और अगर आपने टेस्ट दिया, टेस्ट देने के बाद फिर तो सर्टेन बात है, जब टेस्ट दे दिया और नंबर कट गए तो फिर तो बच्चे को होती है खलबली कि सर अब तो मैं ऑनलाइन क्लास में आऊंगा। फिर बच्चा ऑनलाइन क्लास में आता है और हमारे साथ डिस्कस करता है, सर इसमें आपने मेरे नंबर क्यों काट दिए? तो मैं बताता हूँ बेटा क्यों काट दिए नंबर, मैंने तो कम काटे एग्जाम में और ज्यादा काट लिया। तो वहां डिस्कशन होता है फिर, ठीक है। तो टेस्ट का भी आपके पास ऑप्शन है। और एक तरह से कंप्लीट यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हम लोग सिलेबस की आपको देते हैं। हमने आपको लेक्चर्स दिए, हमने आपको लाइव सेशन दिए, हमने आपको मॉक टेस्ट दिए, हमने आपको पीडीएफ नोट्स दिए, ठीक है। और सपोर्ट हमने आपको हर तरह से दी। कुछ बच्चे कहते हैं सर मैं मिलना चाहता हूँ आपसे आके, तो मिल लो भाई, आके आओ मिल लो मनाई तो किसी को है नहीं। लेकिन मैं ऐसे ऑफलाइन क्लास नहीं लेता हूँ, क्लास ऑनलाइन ही चलेगी, ठीक है। ऑफलाइन क्लास में मैं बिलीव नहीं करता हूँ, मैं ऑनलाइन में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मैं वहां पे मुझे लगता है प्रोडक्टिविटी ज्यादा आती है। तो ये तो हो गया कि हम अपनी कोचिंग में आपको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे अभी रीडिंग लिस्ट पे आता हूं मैं अगर, तो रीडिंग्स हमको बहुत सारी रीडिंग्स हैं। ब्लैंचर्ड पढ़नी है, एटफील्ड डैमरी डक पढ़नी है, शेफरिन स्टीव पढ़नी है, और चार्ल्स जॉन्स भी है, और विलियम ब्रैंसन भी है। इनके कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो हमको पढ़ने हैं। रीडिंग लिस्ट यहाँ पर है, देखिए आप यहाँ क्लिक करेंगे इसके ऊपर, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको रीडिंग लिस्ट पे ले जाएगा ये। और ये क्योंकि अभी तक लेटेस्ट मेरे पास ये ही है जो डीयू ने प्रोवाइड किया है, तो मैं इसी को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये रीडिंग लिस्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमने आपको लेक्चर्स बनाकर दिए हैं, ठीक है। अभी इस पे और आगे बात करेंगे जब मैं एंड में जाकर, जब मैं आपके साथ एग्जाम पैटर्न की बात करूंगा। तो ये रीडिंग लिस्ट है, यहाँ डेमो लेक्चर्स लगे हैं, आप जब चाहें डेमो देख सकते हैं। आपको कंप्लीट पीवाई के सॉल्यूशन मिलते हैं। ये आपको, अच्छा मैं बता रहा था स्टडी मटेरियल क्या मिलेगा, देखिए आप क्लिक करेंगे आपको मिल जाएगा स्टडी मटेरियल। चैप्टर 2 का मटेरियल लगा हुआ है यहाँ पे। पहले हम इस तरह से थ्योरी लिखते हैं, इस पीडीएफ में मेरा पेन चलेगा नहीं, मैं पेन नहीं चला रहा हूँ। पहले हम थ्योरी लिखते हैं इस तरह से, पॉइंट बाय पॉइंट लिख के देता हूं मैं, ताकि बच्चा नोट्स की तरह उसको याद कर पाए। डेरिवेशंस है वो भी करके दी हुई है यहाँ पे। थ्योरी के जितने कंसेप्ट है सब आपको लिखे मिलेंगे यहाँ पे। पहले तो पहला काम तुम्हारा यही है कि आपको थ्योरी लिख के देना। थ्योरी लिख दी हमने आपको जी, आपने थ्योरी देख ली, क्लास में पढ़ाया है, यहाँ भी लिख के दिया है, ठीक है। अरे भाई खत्म हो जाए। फिर ये आते हैं आपके थ्योरी के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस वो हैं जो डीयू ने कभी पीछे पूछे हुए हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इसी कोर्स में पूछे हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इससे मिलते जुलते किसी और कोर्स में पूछे। तो ये वो क्वेश्चंस जो डीयू ने कभी ना कभी पूछे हुए, ठीक है, उनको हमने यहाँ पे आपको लिख के दे दिया। थ्योरी के बाद हमने आपको ये सब, देखिए आपको क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर लिख के भी देता हूँ यहाँ पे। थ्योरी के बाद हमने आपको यहाँ पर न्यूमेरिकल के भी, ये सब अभी तो ट्रू फॉल्स वगैरह चल रहे हैं। बहुत बड़ा पीडीएफ होता है, छोटा नहीं होता, बहुत कुछ होता है इसके अंदर। ये सब आप देख रहे हैं, ये सब कंटेंट मिलेगा। जैसे बीबी में आ रखे क्वेश्चन है, मैंने कहा रिलेटेड जो आपके कोर्सेज है वहां से क्वेश्चन में यहाँ पे लिखते हैं कि बाई चांस वो क्वेश्चन आपसे भी पूछ सकता है। इसके अलावा यहाँ पे जो रीसेंट इकोनॉमिक्स ऑनर्स के क्वेश्चंस हैं वो हमने अलग से आपको ईयर मार्क कर दिए। ये अभी हाल फिलहाल में आए हुए क्वेश्चन 2020, 21, 22, 23, 24, 25 तक। 26 का पेपर मुझे मिला नहीं है, जब मिलेगा डाल दूंगा। वो दिसंबर में होगा ना, अभी तो मैं जून में हूँ। तो बच्चों से 26 डाला नहीं आपने, भाई वो मिला ही नहीं मुझे अभी। 26 दिसंबर में एग्जाम होगा तो डालूंगा, उसके बाद उसके क्वेश्चन उससे पहले कैसे डाल दूं। 25 तक के डाल रखें। फिर हम उसके बाद आपको एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और ये अभी तो हमने कुछ एमसीक्यूज डाले हैं, इसको हम बढ़ाते जाते हैं टाइम टू टाइम। ये पीडीएफ में आपको और एमसीक्यूज ऐड होते मिलेंगे, धीरे धीरे और बढ़ते जाएंगे एमसीक्यूज। ये तो यहाँ है, इसके अलावा एमसीक्यू टेस्ट अलग से होते हैं, वो वेबसाइट से होते हैं। यहाँ पर ये आपका टेस्ट है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपसे बोलेगा अपना नाम डालिए, ईमेल डालिए। नाम डालता हूँ सपोज मैं धीरज, मैंने नाम डाल दिया। ईमेल डाल देता हूँ मैं धीरज21। फोन नंबर डाल देता हूँ, क्या है मेरा फोन नंबर 9899192027। नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ।
अब इस तरह से खुल जाएगा ये। अब ये क्वेश्चन पूछता जाएगा, आप आंसर मार्क करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। जब पूरा पेपर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो फिर ये उसके बाद आपको एक आंसर बना के दे देगा, आपको रिपोर्ट बना के देगा कि आपने कौन कौन सा क्वेश्चन सही किया, कौन कौन सा गलत किया। इस तरह से चलते जाएंगे। सपोज मैं तो कुछ नहीं कर रहा अभी, मैं तो बस आगे बढ़ता जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन पूछता जा रहा है, मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन ट्रू अटेम्प्ट नहीं कर रहा हूँ, मेरे सारे आंसर गलत होने वाले, मैं अटेम्प्ट ही कुछ नहीं कर रहा अभी। ठीक है, मैं क्योंकि अब यहाँ पे आप सी रिजल्ट करते हैं, फिर आपको एक रिजल्ट बना के देता है, पूरी एक डिटेल रिपोर्ट बना के देता है कि आपके कितने नंबर आए, क्या आपने किया, क्या सही था, क्या गलत था। ये देखो, जो आप अगर गलत मार्क करते हो उसको रेड कर देता है, और जो सही है उसको ग्रीन कर देता है। फिर आपके नंबर बताता है कि नंबर कितने आए। योर स्कोर इज 0, मेरा 0 स्कोर आया, सॉरी फॉर दिस, लेकिन 0 ही आया, क्या कर पाऊँ, क्या करूँ, इसलिए क्योंकि मैंने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करा, इसलिए 0 आया। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये पूरी रिपोर्ट बना के दे दे डिटेल में। फिर इसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ कि सर मैंने किया था, मुझे आपके साथ इसको डिस्कस करना है। ठीक है, अब इसके बाद फीस स्ट्रक्चर, फीस भी जरूरी पार्ट है सर, लेकिन चलिए फीस की बात बाद में। यहाँ से आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को कर सकते हैं डाउनलोड। जैसे आपने 25 का पेपर डाउनलोड करना है, तो आप यहाँ क्लिक करेंगे, पेपर खुल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस तरह से आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूंगा आपके कोर्स करिकुलम पे कि आपका कोर्स क्या है। सेकंड पार्ट आज हमारे लेक्चर का है कि आपका कोर्स क्या है, क्या कोर्स आपको पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने, ये सेकंड पार्ट में हम पढ़ते हैं। इसके बाद थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे कि आपका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। पहले इसको डिस्कस करता हूं मैं आपके साथ। तो देखिए, कोर्स का जब मैं डिस्कशन आपके साथ करता हूं तो पहले हमने यहाँ पे आपको रिवीजन के टॉपिक दिए हैं, ISLM रिवीजन, क्योंकि आप सेमेस्टर 2 में पढ़कर आते हैं ISLM, वहां पे आपने जो पढ़ा यहाँ सेमेस्टर 3 में यूज होगा उसका। जिनको अच्छे से आता है वो ये जो R1 R2 R3 चैप्टर इनको छोड़ दे, रिवीजन 1 रिवीजन 2 रिवीजन 3 छोड़ दे, जिनको नहीं आता रिवाइज कर लें। इसमें हमने पहले पढ़ा आपको इनकम एंड स्पेंडिंग, जो चैप्टर 9 था डॉर्मिश फिशर का, जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड क्या है, 2 सेक्टर मल्टीप्लायर, 3 सेक्टर मल्टीप्लायर, ये सब डिस्कस किया हमने आपके साथ। फिर हमने आपको पढ़ाया IS कर्व क्या है, IS कर्व की फॉर्मेशन पढ़ाई है, LM कर्व की फॉर्मेशन पढ़ाई है, साइमल्टेनियस इक्विवेलेंट पढ़ाया, उसके न्यूमेरिकल्स भी कराए। ये अब डायरेक्टली ISLM एग्जाम में नहीं पूछेगा ऐसे, लेकिन ISLM के साथ ASAD मिला के पूछता है। तो अगर बच्चे को ISLM याद नहीं है तो कहेगा सर मुझे तो याद ही नहीं है, इसलिए हमने डाल दिया यहाँ पे रिवीजन के लिए। इसके अलावा आपको दिया है मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का भी रिवीजन। इसका क्वेश्चन एग्जाम में आता है, मॉनेटरी पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी का सेमेस्टर 3 में भी आ जाता है कभी कभी, तो इसलिए रिवीजन में डाल दिया इन टॉपिक्स को। ISLM का भी आता है मगर वो ASAD के साथ आता है, एक्सक्लूसिव ISLM का नहीं आता। तो ये पहला तो आपको रिवीजन का पार्ट था। ठीक है, सिलेबस हमारा यहाँ से शुरू होता है। हमारे पास बेसिकली 3 यूनिट है। सबसे पहली यूनिट में हमको पढ़ना है लेबर मार्केट्स, ये हमको पढ़ना है ऑलिवर ब्लैंचर्ड का चैप्टर नंबर 6। यहाँ पे हम पढ़ेंगे बेसिकली लेबर फोर्स क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पे कभी कभी न्यूमेरिकल आता है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग रिलेशन। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक है वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग रिलेशन, एक यूनिट 2 में जाकर एक आएगा फिलिप्स का ओकुन्स लॉ का टॉपिक, फिलिप्स का ओकुन्स लॉ। ये वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग का क्वेश्चन थ्योरी में भी आता है, न्यूमेरिकल में भी आता है, लेकिन न्यूमेरिकल की बात इंटरेस्टिंग है। 2023 में वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग का न्यूमेरिकल आया था, फिलिप्स कर्व का ओकुन्स लॉ का नहीं आया था। 2024 में फिलिप्स का ओकुन्स लॉ का आया था, वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग का नहीं आया था। 2025 में वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग का आया था, फिलिप्स का ओकुन्स लॉ का नहीं आया था। अब 26 में क्या आएगा आप खुद अंदाजा लगाओ, मैंने तो पैटर्न बता दिया आपको, पैटर्न क्या है। तो वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग में अब बच्चे के सर वाह वाह बता दिया, अच्छा किया, अब मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, और फिर आगे रिपीट करके तो इसका देखो 3 बार में से 2 बार आ रहा है, कैसे भी समझ सकते हो। देखो वो कहते हैं ना हाफ ग्लास इज एम्प्टी हाफ ग्लास इज फिल्ड, 3 पेपर्स में से 2 बार इसका क्वेश्चन आया, ऐसे समझ लो। ये 23 में आया, 4 में नहीं आया, 5 में नहीं आया, 6 में क्या होगा, जैसे मैं समझ लो। लेकिन ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेज सेटिंग प्राइस सेटिंग। इसका थ्योरी भी इंपॉर्टेंट है और न्यूमेरिकल भी इंपॉर्टेंट है। खूब सारे न्यूमेरिकल कराए मैंने क्लास के अंदर इसके, खूब सारे। अच्छा टॉपिक, आसान है, मुश्किल नहीं है, आसान है। उसके बाद आता है यहाँ पे फिलिप्स एग्रीगेट सप्लाई का टॉपिक, आपको चैप्टर 7 से पढ़ना है, ऑलिवर ब्लैंचर्ड से। इसमें पहली बात है डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट सप्लाई का, प्रॉपर्टीज एग्रीगेट सप्लाई, ये थ्योरी में पढ़ने के लिए है। इसका क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली नहीं आता, इसमें आपसे वो पूछता है क्या कि अगर कोई मॉनेटरी पॉलिसी होगी, कोई फिस्कल पॉलिसी होगी,
या कोई सप्लाई शॉक होगा या डिमांड शॉक होगा तो क्या होगा, इंप्लीकेशंस क्या होंगी, उसमें आईएसएलएम भी पूछता है, एएसएडी पूछता है। ये वो टॉपिक है बता जिसके लिए मैंने आपको आईएसएलएम दोबारा दिया है, क्योंकि यहाँ पे जब क्वेश्चन में पूछता है तो आईएसएलएम भी पूछ लेता है, एएसएडी भी पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ये दिया है टॉपिक, आईएसएलएम एएसएडी दोनों पूछता है कई बार आपसे। इसके बाद डेरिवेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड कर्व का टॉपिक है, प्रॉपर्टीज एग्रीगेट डिमांड कर्व है। और ये देखो यहां से जो है ना इक्विलिब्रियम, मैंने बताया आपको ये क्वेश्चन पूछता है इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एंड मीडियम रन। और वो इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस अगर आ जाए, कोई शॉक आ जाए, तो वापस रीस्टोर कैसे होगा इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे ये कंसेप्चुअल टॉपिक है, और मैंने अभी आपको नोट्स दिखाए थे इसी के थे, देखा आपने दिखाया था कितने सारे क्वेश्चंस मैंने आंसर लिख के दिए हैं, थ्योरी में आंसर भी लिख के दिए। अगर ऐसा हो तो क्या होगा, ऐसा हो तो क्या होगा, ये देखिए शायद यहीं पे कहाँ गया नोट्स, ये अगर ये सिचुएशन हो तो क्या होगा, देखो ये सिचुएशन है तो क्या होगा, ये सिचुएशन है तो क्या होगा। इन सबको मैंने आपको आंसर डायग्राम सब बना के यहाँ पे दिए, इसलिए दिए क्योंकि बहुत ज्यादा आता है क्वेश्चन ये वाला। ठीक है, अभी एग्जाम पैटर्न बताऊंगा क्या इसकी वेटेज क्या है, बताऊंगा वहां पे। इसके बाद आपका यूनिट 2 स्टार्ट होता है। यूनिट 2 में हमको पढ़ना है फिलिप्स कर्व, ओकुन्स लॉ, नॉमिनल रियल इंटरेस्ट रेट और एक्सपेक्टेशंस। फिलिप्स कर्व एक नया कंसेप्ट है, एक नया कंसेप्ट है, आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ, और आप यहाँ पढ़ना शुरू कर रहे हैं और ये आगे तक चलेगा, ये सेमेस्टर 4 में फिर से आएगा। और जब आप सेमेस्टर 5 में जाके ऑप्शनल पेपर आता है ओपन इकोनॉमी मैक्रो इकोनॉमिक्स, वहां पढ़ेंगे तो वहां भी इसका यूज होगा। जो बच्चे मास्टर्स की तैयारी करना चाहते हैं, इस पे एकदम इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लें इनके ऊपर। मास्टर्स की तैयारी करने वाले बच्चे, या जो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस पे जाने वाले बच्चे हैं तैयारी करने वाले, या जो नेट इकोनॉमिक्स की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उनको इस पे लगा लेना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ये उनको जीवन भर पढ़ना है, जब तक इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे पढ़ते रहेंगे इस टॉपिक को। तो एक तो डेरिवेशन ऑफ फिलिप्स कर्व है, एक है मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व, नायरू के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन आता है, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। न्यूमेरिकल्स यहाँ मैं लिखना भूल गया हूँ, आपको सब वीडियोस मिलेंगे न्यूमेरिकल्स की, न्यूमेरिकल्स के, पीवाईएस क्योंकि रीडिंग के बैक क्वेश्चंस के, जैसे माइक्रो में लिखा था लिखने से रह गया, वो सब वीडियोस आपको मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से पढ़ना क्या क्या, एक तो आपको पढ़ना है फिलिप्स कर्व, उसकी डेरिवेशन, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व डेरिवेशन, नायरू का कंसेप्ट, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स, वेज इंडेक्सेशन का कंसेप्ट, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है कभी कभी। इसमें आपसे इसकी डेरिवेशन भी पूछता है, न्यूमेरिकल भी पूछता है, थ्योरी तो पूछ सकता है। तो ये टॉपिक्स बहुत बहुत मजेदार हैं, और मतलब इसमें टाइम लगेगा सर आपको, ऐसा नहीं हो सकता कि आप भागते भागते पढ़ लें इसको, ये तसल्ली से पढ़ने वाले टॉपिक्स हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज वेरी कंसेप्चुअल, तो कंसेप्चुअल टॉपिक्स जो होते हैं वो आप भागते दौड़ते नहीं पढ़ सकते, आपको टाइम निकाल के तसल्ली से बैठ के पढ़ना होगा। फिर एक ही टॉपिक है ओकुन्स लॉ। ओकुन्स लॉ भी एक नया कंसेप्ट है। ठीक है, ओकुन्स लॉ क्या है, क्या कहता है ओकुन्स लॉ, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आता है बार बार, मैंने बताई थी वैसे आपको भी, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल बार बार आता था पहले तो ओकुन्स लॉ। ठीक है, फिर शॉर्ट रन इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेक्रीफाइस रेशियो। बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसके ऊपर, बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों को। डाउट क्लास में सबसे ज्यादा बच्चे मुझसे ये पूछते हैं, सर ये सेक्रीफाइस रेशियो बता दो, फिर समझा दो। मैं कहता हूं समझ लो। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है बच्चों को थोड़ा सा दुविधा में डालता है। और यहाँ पे एक आते हैं श्रीमान रॉबर्ट लुकास, इनका क्वेश्चन आपको बार बार, ये कोई पेपर मैक्रो का ऐसा होगा नहीं थर्ड सेम का जिसमें लुकास का नाम ना आए, पेपर नहीं मिलेगा आपको ऐसा। रॉबर्ट लुकास, ये यहां भी है, आगे एक यूनिट में एक चैप्टर और वहां भी है, तो या तो यहां से या वहां से कुछ पूछता है। तो यहाँ पे आपको ओकुन्स लॉ क्या है कंसेप्ट समझना है, इस पे न्यूमेरिकल करना है। शॉर्ट रन और मीडियम रन इफेक्ट्स क्या है मनी ग्रोथ के, और सेक्रीफाइस रेशियो पे न्यूमेरिकल आता है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है पार्ट सेक्रीफाइस रेशियो का, इसका न्यूमेरिकल भी ट्रिकी है, इसका अगर न्यूमेरिकल आ जाए ट्रिकी है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको। मैंने काफी न्यूमेरिकल्स कराए हैं इसके आपको, तो आप तसल्ली रखिए हो जाएगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप पढ़ने लगे तो आपको ध्यान रहे कि हाँ ये टॉपिक सर ने कहा था ट्रिकी है, मुझे ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई भाग दौड़ नहीं करनी कि वीडियो को मैं 2x की स्पीड पे ले जाऊं फिर पढ़ूंगा ना, उसको आप 1.5 ज्यादा 1.5 पे मैक्सिमम उतना ही रख के पढ़िएगा, उससे तेज मत करिएगा वरना समझने में मुश्किल होगी आपको। मैं तो कहता हूँ 1 पे पढ़ो, लेकिन बच्चे 1 पे पढ़ते नहीं, मैं क्या करूँ। ये आसान सा छोटा सा टॉपिक है, नॉमिनल रियल इंटरेस्ट रेट, ये बहुत छोटा है, फिशर्स इक्वेशन है, उसकी डेरिवेशन है फिशर्स इफेक्ट की, और उस पे एक का छोटा सा न्यूमेरिकल है, बहुत आसान है। ठीक है, वो तो वही है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन, यही है, इसकी डेरिवेशन भी है, इसी बारे में टॉपिक है, आसान है।
ये टॉपिक भी आसान है एक्सपेक्टेशंस का, ये आसान टॉपिक है। इसमें दो तरह की एक्सपेक्टेशंस पढ़नी है हमको, एक पढ़नी है हमको अडेप्टिव एक्सपेक्टेशंस, एक पढ़नी है हमको रैशनल एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस के दो चैप्टर हैं, एक 6 और एक 7। ये पढ़ना है हमको एटफील्ड एमरी डक से, और दूसरा वाला जो है वो हमको पढ़ना है स्टीवन शेफरिन से। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा वाला जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहले वाले के मुकाबले, क्योंकि वो तो सिंपल प्लेन वेनिला कंसेप्ट है। अडेप्टिव एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। रैशनल एक्सपेक्टेशन क्या होती है, उसके क्या फीचर्स हैं, क्या लिमिटेशंस, वहां खत्म हो जाता है। उसकी एप्लीकेशन यहाँ है सबकी, इस चैप्टर में सबकी एप्लीकेशन। और आजकल एग्जामिनर को एप्लीकेशन पूछना ज्यादा पसंद है। तो यहाँ फिर से फिलिप्स कर्व, मॉडिफाइड फिलिप्स कर्व की बात होगी, लुकास अकाउंट टू बिजनेस साइकिल की बात होगी, सिग्नल एक्सट्रैक्शन प्रॉब्लम की बात होगी, पॉलिसी इनइफेक्टिवनेस प्रोपोजिशन की बात होगी। इन सब पे क्वेश्चन आया हुआ है। आप कहेंगे सर 3 ही पेपर तो हुए हैं। हाँ जी, 3 ही पेपर, मगर सब पे क्वेश्चन आया हुआ है, इन सब पे, इन सब बातों पे क्वेश्चन आ रखा है इन 3 साल में। अभी दिखाऊंगा एग्जाम पैटर्न, तो समझ जाएंगे आप क्या है, क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ट्रिकी इसलिए मैं कहूंगा इसको क्योंकि टोटली थियोरेटिकल है, कंसेप्चुअल है, आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। बीच में से आप इसको छोड़ के पढ़ेंगे या भाग भाग के पढ़ेंगे तो मुश्किल होगी, तो उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना होगा। और हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है। ये सब वीडियो के जो ये नंबर लिखे हैं सब पुराने वीडियो बढ़ते रहते हैं। जैसे बच्चा मुझसे कोई बात बोलते हैं ना, सर मेरे को ना ये आपने जो पढ़ाया लुकास अकाउंट ऑफ बिजनेस साइकिल, इसमें जब मैं देखता हूँ बच्चा, मैंने वीडियो दिया और बच्चा मुझसे फिर भी ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वीडियो को दोबारा सुनता हूँ। फिर लगता है अच्छा ये बात बच्चा इसलिए पूछ रहा है कि मैंने शायद उसको पढ़ाते समय ओवरलुक कर दिया। ओवरलुक कर दिया मतलब उतना मेरे को लगा बच्चा समझ गया होगा, तो मैं दोबारा उसको फिर नया एक जैसे बनाया ना वीडियो 2.2, तो 2.2 ए बना देता हूँ कि लो भाई आ जाओ 2.2 ए में, इसको दोबारा एक नए एंगल से एक्सप्लोर करते हैं इस टॉपिक को। इसलिए मैं वो ए बी सी लिखता रहूं। जब लेक्चर्स पढ़ते हैं बच्चों जानते हैं, कई बार लेक्चर मिलता है 5.7, फिर 5.7 ए, फिर 5.7 बी। तो ए बी वाले में इसलिए नए बनाता हूं, जब मैं देखता हूं बच्चा वीडियो पढ़ने के बाद भी ये बात पूछ रहा है, मैं वीडियो को दोबारा सुनता हूँ, फिर देखता हूँ कि ये बच्चा क्यों पूछ रहा है, इसलिए पूछ रहा है, अच्छा ठीक है, इसकी इस क्वेरी को भी सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है, हर इंसान का अलग दिमाग है। जब इंसान दूसरे एंगल से सोचता है तो उसको समझ में आता है कि हाँ, जैसे लाइव क्लास में क्या होता है, सामने बच्चा बैठा होता है, उस खुद से सामने से पूछ लेता है। यहाँ सामने बच्चा नहीं बैठा हुआ, तो जब वो क्वेरी करता है, जब वो लाइव सेशन में आके डिस्कशन करता है, तो मेरे ध्यान में, मैं उसको नोट कर लेता हूँ, बच्चा मुझसे पूछ रहा है इस बात को, तो वीडियो सुनता हूँ वापस जाके, मैंने आंसर कर रखा है या तो बच्चे ने सुना नहीं, तो मैं बोलता हूँ भाई तूने वीडियो में सुना नहीं, दोबारा सुन। वीडियो सुनने के बाद भी वो वही बात दोबारा पूछ रहा है, तो लगता है ठीक है, मैं इसको एक नए एंगल से एक्सप्लोर करके बच्चे को एक डिस्कशन नया देना चाहिए, फिर हम और ऐड करते हैं। इसलिए वीडियो से बढ़ते रहते हैं, ऐड होते रहते हैं, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ज्यादा, इस पे फोकस बहुत ज्यादा रहता है एग्जामिनर का। इस यूनिट 2 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही टॉपिक है, 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब वो वेटेज क्या है बताऊंगा आपको, वेटेज अभी आगे वेटेज की बारी आएगी। यूनिट 3 में 2 ही चैप्टर होते हैं, और एक है कंजम्पशन, ये हमको पढ़ना है ब्रांसन चैप्टर 13, और एक है, पहले 3 होते हैं, अभी एक हटा दिया है, एक है हमारे पास इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट ये भी हमको पढ़ना है, कहां से हमको पढ़ना है, जॉन्स चैप्टर 17। पहले ब्रांसन से हटा के जॉन्स लगा दिया। अब इसमें कंजम्पशन में हमको जो है कुजनेट्स की कंजम्पशन पजल पढ़नी है, हमको लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस पढ़नी है, परमानेंट इनकम अप्रोच पढ़नी है। 3 जो अप्रोचेस हैं, कुजनेट्स का, कुजनेट्स पजल, कुजनेट्स कंजम्पशन पजल, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम, ये सबसे ज्यादा, ऐसे तो इंटरटेम्पोरल का भी क्वेश्चन एक बार आया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो इन 3 टॉपिक्स की है, और बहुत बड़े टॉपिक्स हैं। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस पढ़ने के लिए आपको 2 या 3 दिन लग जाएंगे। बहुत कंसेप्चुअल, इसमें इक्वेशंस बहुत सारी हैं, इक्वेशंस को समझना, उसको उसको सही से अप्लाई करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस आसान है रिलेटिवली, लेकिन परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जो है, परमानेंट इनकम, मिल्टन फ्रीडमैन परमानेंट इनकम अप्रोच, ये ट्रिकी है, क्योंकि बहुत सारी इक्वेशंस हैं, बहुत सारे डायग्राम्स हैं, उसको समझने में समय लगेगा। ठीक है, हमने तसल्ली से पढ़ाया आपको, तो उसको आप तसल्ली से पढ़िएगा। ये बहुत, ये मतलब एग्जाम में तो पूछता ही है, लेकिन ट्रिकी टॉपिक है। जैसे मैंने कहा सेक्रीफाइस रेशियो ट्रिकी है, वैसे यहाँ पे ये टॉपिक ट्रिकी है, बहुत ध्यान से पढ़ना होगा आपको। जरा सी भी, वो कहते हैं सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाला काम है। ठीक है, फोकस करिएगा इसके ऊपर। और इन्वेस्टमेंट आसान टॉपिक है, इजी है, इसमें खास मुश्किल नहीं। इसमें ज्यादातर आजकल जो पूछता है वो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट ज्यादा पूछ रहा है। वैसे ये भी पूछेगा, रेंटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछता है, डिजायर्ड कैपिटल स्टॉक, टॉबिन्स क्यू, और कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट, रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट, इसमें सबके क्वेश्चन आए हुए हैं। लेकिन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट वो ज्यादा पूछ रहा है आजकल, स्टॉक मार्केट के बारे में ज्यादा बात करता है। ठीक है,
पेपर के लिंक में लगा रखे, आप खोल के देख सकते हैं, आपको खुद नजर आ जाएगा मैं जो बात कर रहा हूँ, आपको पेपर के लिंक वहां लगे हुए। तो मैंने आपको बताया, और हमने हर एक टॉपिक को, हमारा देखो अप्रोच क्या होता है कि हम हर टॉपिक का अलग सेपरेट वीडियो बना के बच्चे को देते हैं, और उसके बाद उसके ऊपर जो बेस क्वेश्चन है वो डिस्कस करते हैं, थ्योरी, एमसीक्यू, न्यूमेरिकल सब अलग से डिस्कस करते हैं। अब क्योंकि एमसीक्यूज के वीडियोस बढ़ रहे हैं, थ्योरी क्वेश्चंस के वीडियोस बढ़ रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के वीडियोस बढ़ रहे हैं, तो ये नंबर जो होते हैं इनको आप भूल जाओ, ये तो बहुत कम नंबर है। आपको हो सकता है यहाँ 120 लिखा वीडियो 240, 250, 300 मिनट्स के मिल जाए, तो वो क्योंकि हम लगातार बढ़ाते रहते हैं, तो वेबसाइट डेवलपर उतना फ्रीक्वेंटली उसको बढ़ा नहीं पाते, नंबर ऑफ लेक्चर्स है वो सब। तो ये सब तो आपको एक रफ आइडिया देते हैं खाली कि ये बेसिक है, ये तो एक बेसिक बात है, आपको लेक्चर्स से ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको जो पीवाईक्यूज हैं उसके क्वेश्चन के भी सारे वीडियोस मिलेंगे, वो तो अलग मैंने बताई दी आपको। तो ये हमारा था कोर्स करिकुलम, कोर्स स्ट्रक्चर हमारा क्या होगा। अब बात आती है एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, एग्जाम पैटर्न क्या है, ठीक है जी। कहाँ गया एग्जाम पैटर्न, ये रहा जी एग्जाम पैटर्न। देखो सेमेस्टर एंड जो है वो 90 मार्क्स का होता है, 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए में 15 क्वेश्चन आते हैं, वो एमसीक्यूज होते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, 30 मार्क्स का सेक्शन ए है आपका। सेक्शन बी में आपको 8 क्वेश्चन आते हैं, 6 करने होते हैं, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, मतलब 40 मार्क्स का सेक्शन बी है। और सेक्शन सी में 4 क्वेश्चन आते हैं, 3 करने होते हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, 30 मार्क्स है। आप कहेंगे सर ये क्या बात है, ये तो हमको मतलब हमने पढ़ ही लिया, इसमें कुछ मजेदार बात बताओ, ठीक है जी, मजेदार बात बताते हैं आपको। ये देखो ये मजेदार बात, ये है मजे की बात। अब देखो मजे की बात क्या है, 3 पेपर अभी तक नए इस सिलेबस के 2023, 24, 25, 2023 के सिलेबस में यूनिट 1 से 20 मार्क्स के क्वेश्चन आए थे, 2024 में 15 मार्क्स के आए थे, 2025 है ये, सॉरी 5 है, 2025 में 20 मार्क्स के आए थे, ठीक है। तो आप देख रहे 20, 15, 20, आप कहेंगे सर 2 ही क्वेश्चन आए थे क्या, नहीं, वो क्वेश्चन कई बार कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे एक क्वेश्चन के उसने 2-3 कंपोनेंट्स कर दी, जैसे देखो ये 2023 का पेपर है, ये 2023 का पेपर है ना, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 3A किसी और यूनिट का है, और ये 3B जो है ये किसी और यूनिट का है, ऐसे करके पूछ लेता है कई बार वो, राइट। तो यानी इंपॉर्टेंट क्या है, यूनिट 1 15 से 20 नंबर की आती है, यूनिट 2 2023 में 25 नंबर की आई थी, 24 में 40 मार्क्स की आई थी, 24 में 35 मार्क्स की आई थी, यानी आप एवरेज पकड़ेंगे तो आपको 30-35 मार्क्स मिलेगा इसका एवरेज। यूनिट 2 जो है सबसे ज्यादा मार्क्स की, सबसे ज्यादा वेटेज की आ रही है, ठीक है। और यूनिट 3 23 में 35 मार्क्स की थी, 24 में 25 मार्क्स की थी, 25 में 25 मार्क्स की, मतलब यूनिट 3 को तो वो 25 से 30 मार्क्स पकड़ के चल रहा है, यूनिट 2 पे ज्यादा पूछ रहा है। क्यों, मैंने जो कहा था ना आपको, वो सारे चीजें जो मैंने बताई थी आपको, जो चैप्टर 7 बताया था सबसे इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेशंस का, लुकास अकाउंट, बिजनेस साइकिल वगैरह सब टॉपिक्स बताए थे, वो सब बहुत पूछता है, बहुत पूछता है। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसको, आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा, जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे पीडीएफ मिल जाएगा। 25 है ये, करेक्शन है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, 25 है ये, ठीक है, वो टाइपिस्ट से टाइपिंग एरर हो गई, शायद 25 है। सेक्शन बी में और सेक्शन ए मैंने क्यों नहीं लिखा, सेक्शन ए में एमसीक्यूज हैं, वो तो फिर बहुत वैरायटी हो जाती है उसको, इसलिए मैंने लिखा नहीं है। सेक्शन ए में आपको कुछ भी पूछ सकता है, किसी एक रीडिंग में एक लाइन लिखे, उस लाइन पे एमसीक्यू बना के पूछ सकता है। एमसीक्यू का एक प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी है, कि एमसीक्यू के लिए आपको एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, एक एक लाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए, एक एक लाइन आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू उन लाइन से ही पूछता है, ठीक है। इसलिए मैंने एमसीक्यू के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दिए भी हैं। एमसीक्यूज में आपको जैसे बताया था मैंने आपको पीछे, अभी एमसीक्यूज मैंने आपको वेबसाइट पे हम एमसीक्यू टेस्ट भी बना के देते हैं, और एमसीक्यू चैप्टर के एंड में भी लगा के देते हैं, वो अलग है, वो अलग है, वो नहीं कि वही वाले वहां मिल जाएंगे आपको, वो जो वीडियो में मिले, जो टेस्ट में मिले हैं वो एमसीक्यूज अलग हैं, और जो पीडीएफ मिले वो एमसीक्यू अलग है, ताकि अब आपको एक वेराइटी मिल जाती है, ये भी कर लिए वो भी कर लिए, तो काफी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपकी हो जाती है। उसके अलावा मैंने कहा जब बच्चा कहते सर ये सब कर लिए मैंने, और करना चाहता हूँ, और ऐड कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये पेपर और भी 24 का पेपर भी है, 25 का पेपर भी है, पेपर तो सब यहाँ पे लगे हुए आपको मिल जाएंगे, जो जो भी आप चाहेंगे पेपर मिल जाएंगे। ये देखो वही क्वेश्चन है, मैं कहता हूँ आपसे आईएसएलएम पूछता है, यूजिंग एडीएएस आईएसएलएम फ्रेमवर्क, एडीएएस के साथ आईएसएलएम पूछता है, तो इसलिए आईएसएलएम लगा के दिया।
कि ISLM वो पूछता है एग्जाम में, लगभग हर साल आया हुआ होगा क्वेश्चन ISLM का, हर साल लगभग क्वेश्चन आया हुआ, ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, लेकिन आता है क्वेश्चन, ISLM का क्वेश्चन आता है बार बार, ठीक है। तो इसलिए ISLM आपको आनी चाहिए, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, ISLM सेमेस्टर 4 में भी काम आएगी आपके, सेमेस्टर 4 में जब पहुंच जाएंगे वहां भी ISLM काम आएगी। देखो फिर क्वेश्चन आ गया यहाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है ये, इसमें भी आपसे ADAS पूछ रहे हैं, यहाँ पे ISLM की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 23 में मिलेगा पेपर आपको ऐसा। तो यहाँ भी आपसे उसने ISLM पूछी होगी कहीं ना कहीं। मैं कह रहा था नायरू पूछता है आपसे, नायरू का क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, मैं कह रहा था कंसेप्ट में पूछता है नायरू, यहाँ भी ISLM मिलेगा आपको। तो ISLM को रिवाइज कर लीजिएगा, मैंने इसलिए दिया है, ऐसे नहीं कि फ्री में दे दिया कि चलो भाई खाली बैठा था। देखो फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्वेश्चन भी पूछ रखे हैं इसने यहाँ पे, मैं कह रहा था क्वेश्चन आता है यहाँ पे, टू में पढ़कर आए थे लेकिन यहाँ भी क्वेश्चन आ जाता है उसका, ठीक है। तो ये सब टॉपिक्स जो मैंने बताए आपको, हवा हवाई बातें नहीं करी हैं, ये सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन जो आते हैं उसके बेसिस पे बताया। यहाँ पे शायद नहीं नजर आया मेरे को ISLM, हो सकता है मैंने ओवरलुक कर दिया हो, आया हो, मैं ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन आता है क्वेश्चन ISLM का, 24 में आया हुआ है, 5 में आया हुआ है, तो इसलिए उसको पढ़ लीजिएगा सर, छोड़िएगा नहीं, ठीक है। नहीं है यहाँ पे, नहीं है शायद, कोई नहीं, एनीवेज। तो ये एक मैंने आपको कोर्स इंट्रोडक्शन दे दिया। अब आज जो डेट है सर, आज की डेट के अकॉर्डिंग मैंने, आज 29 जून है, तो आज की डेट के अकॉर्डिंग मैंने आपको अभी सिलेबस बता दिया। अगर कोई चेंज हुआ, जिसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, अगर हुआ तो आप अकॉर्डिंगली कोर्स अपडेट करेंगे, आपको इंटीमेट भी करेंगे ये चेंजेस हुए और हमने ये चेंजेस अपने कोर्स स्ट्रक्चर में कर दिए। चेंजेस के नाम पे होना अगर होगा तो यही होगा, कोई एक टॉपिक प्लस या एक टॉपिक माइनस। जैसे मैंने कहा पहले एक और चैप्टर था यूनिट 3 में, मनी के नाम से एक चैप्टर था, वो हटा दिया है, उसको वहां से हटा दिया गया, वो कोर्स में ही नहीं है, इकोनॉमिक्स के कोर्स से गायब कर दिया उसको, ठीक है। तो बाई चांस वो ऐड हो जाता है वापस से, तो ठीक है, उसके वीडियोस, फिर उसके वीडियोस बनाकर लगाएंगे, या कोई टॉपिक प्लस माइनस होता है उसके वीडियोस बनाकर लगाएंगे। फिलहाल की डेट में ये सिलेबस है हमारा, राइट। तो हमने आपको बताया कि हम अपने कोचिंग में आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, हमने आपको बताया कोर्स क्या, स्ट्रक्चर क्या, हमने आपको बताया एग्जाम पैटर्न क्या है। होपफुली ये सारी बातें आप लोग समझ गए हैं। फिर भी किसी बात को लेकर अगर कोई इफ एंड बट है, कुछ आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे मेरा नंबर है, नीचे भी लिखा है, ऊपर भी चल रहा है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, अपनी क्वेरी मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, कोई भी बात हो आप पूछिए, घबराइए नहीं, ठीक है, राइट, ओके, थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।